नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश का लगभग 240 किलोमीटर क्षेत्र जो किन्नौर और लाहौल स्पीति है, ये चीन बॉर्डर के साथ लगता है। यहाँ पर हवाई पट्टी की जरूरत महसूस हुई है। हालांकि 1990 से इसकी बातें चल रही हैं, लेकिन अब तक इस पे कुछ नहीं हुआ। पिछले दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिल्ली जाते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिलते हैं। वो दो बातें प्रमुखता रखते हैं कि एक तो रंगरीक जो स्पीति एरिया में बिल्कुल प्लेन वैली है और बॉर्डर के साथ सटी हुई है, वहां पे एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जाए जो रक्षा और उस वैली के पर्यटन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे, डिफेंस और सिविल दोनों यूज हो सके इस हवाई पट्टी के। दूसरा वो बात करते हैं पोवारी का, जो हमारा गोला बारूद का स्टेशन है उसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहां पे निर्माण कार्यों में दिक्कत आ रही है। तो रंगरीक हवाई पट्टी 1990 में इसकी बातें चली, डिसीजन भी हुआ, लेकिन ये बन नहीं पाई। और अब इसके बनने का रास्ता इसलिए दिखता नजर आ रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक टीम एयरफोर्स और अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम को हिमाचल जाकर इसका पूरा सर्वे करने के लिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देने के लिए आदेश दे दिए हैं। टीम आने वाली थी, लेकिन मौसम की खराबी के चलते अब टीम कुछ दिनों बाद इस माह के अंत तक आ सकती है, तो इसकी संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं अपने भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जवाहर शर्मा जी, और खुद भी ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ विश्लेषक के तौर पे जुड़े हैं। चमन राकेश आजटा जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले इस हवाई पट्टी की जो पृष्ठभूमि है, ये जो 1990 से चीजें चल रही आ रही हैं, और चीन ने लपसुक में हवाई अड्डा बना भी दिया है, जो कि हमारे यहाँ से इस क्षेत्र से 190 किलोमीटर की दूरी पे है। चीन ने बहुत बड़ा हवाई अड्डा वहां पे बना दिया है, लेकिन हमारा अभी इस डिफेंस क्षेत्र को जाने के लिए एकमात्र रोड है। ठीक है, हम जाए मनाली की तरफ से जाते हैं और किन्नौर के बॉर्डर को हम शिमला रामपुर की तरफ से जाते हैं। तो इसके लिए क्या संभावनाएं हैं? अगर ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ जाता है, रक्षा और पर्यटन के लिए इस वैली में कितना लाभकारी होगा? जी जवाहर जी, आप बताइए। डॉक्टर साहब, एक तो आपके दर्शकों का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में, महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा न होते हुए एक सामाजिक मुद्दा और विशेषकर लाहौल स्पीति का होने के नाते हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर आपने ये चर्चा आपने की है। और मैं विशेष रूप में आपको धन्यवाद देता हूं कि ये मुद्दा जिस प्रकार से, बेशक हम लोग इस विषय को काफी समय से उठा रहे हैं। आपने 1990 का कहा, हम 1996 से इस विषय पर काम कर रहे हैं, और समय समय पर विभिन्न राजनीतिक मंचों से हो या सामाजिक संस्थानों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा इस विषय को उठाया गया है। जैसे आपने कहा कि पहला तो सबसे बड़ा जो हमारा जो सुरक्षा का विषय, आंतरिक विषय है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारी आंतरिक सुरक्षा को, जब से चाइना का विवाद, चाहे वो लद्दाख के अंदर हो, चाहे वो सुंदा के अंदर हो, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए। आपने जैसे आपने भूमिका में कहा कि उन्होंने 100 हमारे बॉर्डर के, जो हमारा लाहौल स्पीति का मानो या हिमाचल का सबसे अंतिम गांव खोरिक जो है, उससे 190 किलोमीटर के डिस्टेंस में इन्होंने बहुत बड़ा हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। जबकि जो खोरिक जो हमारा लास्ट एक गांव है, उससे हमारा रंगरीक का जो डिस्टेंस है मात्र 97 किलोमीटर है। अगर एरियल डिस्टेंस लें तो शायद ये 20 से 25 किलोमीटर ये एरियल डिस्टेंस बनता है। तो इस महत्व से आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से कितना बहुत महत्वपूर्ण ये रंगरीक का हवाई अड्डा है। राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं इस विषय को बड़ी साफ दिल से ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए, चाहे वो बीजेपी के हमारे संगठन ने, हमारी सरकार द्वारा, मुझे ध्यान में है 2008 और 9 में तत्कालीन जो रक्षा मंत्री है, उनके साथ हमारा एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में मिला था,
तत्कालीन हमारे जी एमपी स्वर्गीय स्वरूप स्वरूप शर्मा जी के साथ बड़ी डिटेल में चर्चा इस विषय पर हुआ था। तो उन्होंने भी इस विषय पर बड़ी अपनी सहमति जताई थी और तत्कालीन समय में भी सर्वे के लिए उन्होंने कहा था। और ये विशेष आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अगर दूसरे पक्ष में भी आप देखेंगे, हमारी सामाजिक और आर्थिक विषयों को भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप देखेंगे लाहौल स्पीति का जो हमारा पार्ट है, उसमें जी 5 गोम्पा बड़े गोम्पा है, जिसमें ताबो गोम्पा, जिसकी अनुमानित जो आयु है 1000 वर्ष पूर्व की स्थापना की आयु है, उसमें 5 गोम्पा है, चाहे वो ढंकर हो, चाहे वो पिन वैली का हो, चाहे वो की गोम्पा हो, चाहे वो टूरिज्म की दृष्टि से हो। अगर अगर इस पट्टी के साथ जहां हमारा सुरक्षा का विषय जुड़ा है, दूसरी तरफ पर्यटन की दृष्टि से अगर जोड़ेंगे, जैसे आपने भी कहा, एक शिमला से होते हुए किन्नौर से होते हुए ये भी रास्ता ये स्पीति जाता है, और स्पीति से होते हुए ये घूमते हुए लाहौल होते हुए ये फिर मनाली आता है। एक लंबा स्ट्रेच इसका बनता है। अगर टूरिस्ट आता है तो पूरे हिमाचल के इकोनॉमी में जहां प्रभाव पड़ेगा, वहीं पूरे लाहौल स्पीति का तो हमारा विकास होगा ही होगा, लेकिन हिमाचल के आर्थिकी से भी ये विषय जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर ऐतिहासिक विषय ले तो जहां ऐतिहासिक गोम्पाज, 5 गोम्पाज, 1000 पुराने गोम्पाज, वहां की कलाकृतियां से लेकर पेंटिंग्स वहां पर है, उसका जो प्रचार प्रसार पूरे देश में होगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन स्पीति के अंदर है, टशीगंग जिसका नाम है, जी और हिंदुस्तान जी जी से पोलिंग स्टेशन हमारे स्पीति में है। तो ऐतिहासिक, और शायद आप स्पीति में गए होंगे, तो टूरिस्ट जी डेस्टिनेशन में अभी भी रोड, जबकि अच्छे रोड नहीं है, फिर भी स्पीति उभरा है। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरी दृष्टि से, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो आपके आर्थिक दृष्टि से हो। सामाजिक दृष्टि से अगर हम माने तो लाहौल स्पीति में बहुत से पैनलिस्ट जानते हो, अगर स्पीति में ये रोड बंद हो जाता है रामपुर का, अभी आपको मैं बता दूं, लाहौल स्पीति का स्पीति एक तहसील है, लेकिन वहां जाने को अभी 2-3 दिन पहले ही केवल लाहौल और स्पीति के बीच में रोड कनेक्ट हुआ है। तो आप ये स्थिति समझ सकते हैं, वहां कोई बीमार हो जी गया, कनेक्टिविटी की, बिल्कुल कनेक्टिविटी की दिक्कत है, बिल्कुल। ये निकलने वाली है। जी जी प्रवीण जी, आप हमसे जुड़ गए हैं, कृपया बताइए कि इसकी क्या पृष्ठभूमि है और क्या संभावना है इसकी। जी प्रवीण जी। जी प्रवीण जी, चलिए आस्था जी, आपको याद होगा कि 1990 में हमारा जो बॉर्डर एरिया है उसको जोड़ने की कोशिश की गई, और स्वीकृति भी तब थी कि यहाँ पे आप, पहले बिथल की बात हुई रामपुर के पास, क्योंकि लगभग 160 किलोमीटर बॉर्डर जो हमारा है वो है किन्नौर के साथ लगा हुआ, और 80 किलोमीटर बॉर्डर हमारा स्पीति और लाहौल के साथ लगा हुआ है। तो सेना की दृष्टि से कि सेना को कभी भी सशक्त किया जाए, और उसके लिए बिथल में जब बात चली, लेकिन वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट आ गया हमारा, जो सतलुज नाथबा जाकड़ी का आया, उस कारण वो अपना स्वरूप नहीं ले पाया। फिर सर्वे हुए फलदर, टाशीगंग और रंगरीक में। रंगरीक को उपयुक्त पाया गया, बातें चलती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हालांकि एक टीम इसका सर्वे पहले भी कर चुकी है। अब मुख्यमंत्री के आग्रह पे इस पे चर्चा चल रही है, और रक्षा मंत्री गंभीर हुए हैं कहीं ना कहीं, और उन्होंने टीम भेज दी, अपने टीम को रवाना भी कर दिया था, लेकिन खराब मौसम के कारण टीम को रास्ते से वापस लौटना पड़ा। अब टीम आ रही है, तो इसको किस तरह की संभावनाओं के साथ आप देखते हैं आस्था जी? थैंक यू डॉक्टर साहब, इस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये डिस्कशन है, और मैं आपसे इसलिए वैसे तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट आप बहुत अच्छी बात ये है कि पत्रकारिता का जो एक फर्ज होता है, एक तो न्यूट्रल होके, और दूसरा जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं या इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं उनको टच किया जाए। मैं आपको ये बताता हूँ, एक्चुअली 3 तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें से एक जो केंद्र सरकार है वो उसके पास है डिफेंस का, आपको भी शायद पता होगा। देखिए रामपुर और पवारी तक का जो एरिया है, इवन के टापरी तक का जो एरिया है, वो फ्लडिंग उसमें आता है,
क्योंकि इस बार जी आपने सांगला में भी देखा, वहां से भी फ्लड आए हैं। टापरी आपको याद होगा, पूरा का पूरा टापरी खत्म हो गया था, डिपो खत्म हो गया था, एचआरटीसी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और ऐसा ही रामपुर के साथ भी हुआ था। तो आपको डिफेंस के लिए देखिए, पहली इंपॉर्टेंस है इसकी डिफेंस की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आप अगर वेस्टर्न कमांड है आपकी चंडी मंदिर, वहां से आपको जी अप्रोच करना है सुमदो साइड से, तो जी आपके पास इतना लंबा ये जो रोड है, ये कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी भी ये रोड। और कई बार आपने देखा होगा, एक इसको बीआरओ मेंटेन करती है, जो आपका मार्ग सुन्नी से लेकर के जाता है लूरी के लिए, और जी उसकी भी बहुत अच्छी हालत नहीं है। लेकिन वो वॉर लाइक सिचुएशन के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। वहां पे बहुत ज्यादा बड़े जो वाहन है वो नहीं निकल पाएंगे। अगर आप इसको सुमदो से या नाको से इधर लाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि मलिंग एक नाला है उसके साथ, जो बहुत ज्यादा बहुत पहले प्रॉब्लमेटिक था। अब वो नीचे से एक आ गया है, उसके आने के बाद थोड़ा सा राहत के वहां के रहवासियों को, स्पीति वालों को मिली है। लेकिन दूसरा जो सरकार का एक, मुझे बहुत हिमाचल सरकार का एक वो लगता है, वो इतनी खूबसूरत जगह है। अगर मैं पिन वैली तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं ताबो, काजा, ये सारे का सारा आगे तक के वाया मैं उधर से घूम के आया हूँ। तो ये इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर टूरिज्म को, इसको आप इसी उसमें इसको एक वो बनाए टूरिज्म उसको, तो मैं भी भगवान की दया से और काफी फॉरेन कंट्रीज में जाने का मौका मिला है, लेकिन ऐसी जगह मैंने नहीं देखी है। सच्ची बात मैं जी आपको बताता हूँ, बहुत ही बहुत कम बहुत जगहें ऐसी है खूबसूरत। नेचुरल, बिल्कुल जो बिल्कुल। कोई डेजर्ट जिसको बोल सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर आपको वहां पे कल्चरल उसको देखना है, तो हिमाचल को या पूरे आपको पूरे देश के लोगों को बिल्कुल नजदीक ले जाके लाना होगा। रंगरीक एक अच्छी जगह है, उपयुक्त स्थान भी है। और अच्छी बात यह है कि वहां पे सर्दियों को छोड़ करके और बाकी आप जो जितनी भी आपकी फ्लाइट से लेकर के, एरो से लेकर के, सारे आपके आप सुमदो के काफी पास जा पाएंगे। और जो चाइना बॉर्डर है उसको आप जी करीब से वहां से आप पहुंच सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जब ये कुंजुम दर्रा बंद हो जाता है या वो है, तो एटलीस्ट आप इस तरफ से या उस तरफ से आप अगर दूसरी तरफ जाना चाहें, हेलीकॉप्टर सर्विसेज या विमान सेवा जो है, आप उस तरफ से ऑपरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा, कनेक्टिविटी जो है हमारे बॉर्डर के साथ अच्छी बन जाएगी। अभी हमारे बॉर्डर के साथ आस्था जी 36 गांव हैं, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पाई हैं, और वहां से लोग धीरे धीरे उन गांवों को छोड़ते जा रहे हैं। और भारत सरकार का एक कार्यक्रम है कि बॉर्डर के किनारे पे लोगों को बसाना है, ज्यादा से ज्यादा आबादी रहे वहां पे। उसके लिए अभी प्रयास यूपी अपने एनडीए सरकार भी कर रही है। पीछे भी एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता था, लेकिन उसके असर देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। जब तक हम वहां पे उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएंगे, हम अपने बॉर्डर को कमजोर करेंगे तब तक। और चाइना दूसरी तरफ से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी किए जा रहा है कहीं ना कहीं, और उससे सारी चीजें ये दिख रही हैं कि हम पीछे हैं। हम 90 में प्लान करते हैं, 1990 में, लेकिन आज 33 साल बाद फिर से उस मांग को उठाते हैं, फिर से हम सर्वे की बात करते हैं। हम यहां तक ही पहुंच पाते हैं आस्था जी। नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी आप बॉर्डर के आसपास के लोगों को, सिविलियंस को बसाएंगे, तो उनको देखिए 3-4 चीजें तो बिल्कुल जरूरत वहां पे होनी चाहिए कि आपकी मेडिकल फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, मोर ओवर वहां पे जो आपके राशन से लेकर के सुविधाएं। अगर आपको याद होगा, कारगिल में हम लोग इनपुट जो आर्मी को दे पाए थे, तो वो किसी आर्मी या इंटेलिजेंस ने नहीं दिए थे, वो वहां के लोगों ने। क्योंकि जो लोकल आदमी होता है, उसको वहां की आसपास की भौगोलिक जो परिस्थितियां होती है उसका बहुत अच्छा एक पता होता है, इनपुट वो दे सकती है। तो आर्मी को भी वो हेल्प करता है। और दूसरा ये, हिमाचल में क्योंकि हिमाचल से ये मॉनिटर नहीं हो सकता, ये सारा का सारा सेंटर का डिफेंस जो है, सेंटर बजट आना है, सेंटर से ही सारे के सारी चीजें चलनी है। तो सेंटर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना जैसे ही आपको देखिएगा, ये जरूर ये कोशिश करेगी एक बार फिर से कभी भी कि हिमाचल की तरफ से कोई डिस्टर्ब करेगी, तिब्बतियन उसकी तरफ से जरूर डिस्टर्ब करने का ये लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछली बार इन्होंने 2-3 साल पहले जो हरकत की थी वहां पे लेह और उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो जहां पे भी वीक होगा
आपको अगर अपनी पोस्ट सुरक्षित करनी है तो वहां पे सिविलियंस को भी, लोकल को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। और साथ के साथ में इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के लिए भी आप समझिए, ये रूट पहले जी बिजनेस का एक रूट था, वहां से जी लोग लाते थे तिब्बत साइड से। तो ये जी आपको इसलिए भी देखना पड़ेगा कि जब तिब्बत तक वो आ चुका है और हर पूरे अरुणाचल तक, हिमाचल से लेकर जम्मू से लेकर अरुणाचल तक, चाइना सारी की सारी पोस्ट कोशिश ये करता है कि 5-7 किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाए। तो अगर वो वहां पे हमारे सैनिक नहीं रहेंगे, वहां पे पोस्ट नहीं रहेगी, उनकी फैसिलिटीज नहीं रहेगी, यहाँ वहां पे खास करके डिफेंस सेक्टर का जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आपको सॉर्टीज जब वहां से फ्लाई करनी होती है तो आप बिल्कुल जी नजदीक होने चाहिए। अब डिफेंस का तो सबसे ज्यादा क्या होता है, इनपुट तो आपको मिल गया, लेकिन आप कितनी जल्दी वहां पे पहुंचते हैं, कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हैं ताकि जो जी घुसपैठिए हैं उनको मौका ना मिले। तो उसके लिए जी हेलीकॉप्टर सर्विसेज को आपको वो करना होता है। तो उसके लिए आपके पास हेलीकॉप्टर तो है, लेकिन जब वॉर लाइक सिचुएशन के लिए आपके पास जो होती है, वो आपको अपने जो एयर जेट डिफेंस होती है वो सबसे पहले पहुंचती है। जेट बिल्कुल। तो जेट को उड़ाने के लिए अभी तक तो हमारे पास जो आस्था जी वो है, अभी तक तो चंडीगढ़ नियरेस्ट एक है, वहीं से ही फ्लाई कर पाते हैं। और हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन अभी पीछे आपको याद होगा कि चाइना ने कुछ वर्ष पहले चाइना के हेलीकॉप्टर हमारे एयर एरिया में देखे गए। चाइना लगातार जासूसी भी करता है, लेकिन हमारा इस तरह का कोई एयर बेस वहां पे ना होने की वजह से हमें दिक्कत आती है। और ये एक अच्छी मांग है कि इससे मतलब चाइना का बॉर्डर की दूरी भी कम रह जाएगी। कनेक्टिविटी, बॉर्डर की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होनी सबसे बड़ी दिक्कत है। प्रवीण जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी प्रवीण बिल्कुल जी, सुन रहा हूँ जी। जी आप पहले कर लीजिए, आपकी कनेक्टिविटी की दिक्कत आपकी ज्यादा चल रही है चाइना से ज्यादा। आप पहले बात पूरी कर लीजिए जी। बिल्कुल। जी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले सन 2 सितंबर 2020 सबसे पहले अगर इस इश्यू को किसी ने उठाया, आपने उठाया। और आपके इस इश्यू को उठाने के बाद जो है रक्षा मंत्रालय की टीम जो है वो लाहौल स्पीति में भी उसने दौरा किया, और हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसके बाद जो है काफी ज्यादा जागरूक हुई थी, और यहाँ के डीजीपी को भी वहां का दौरा करना पड़ा था, और यहाँ की वस्तु स्थिति से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने अवगत करवाया था, ये कहते हुए कि चाइना की गतिविधियां जो 3 गांव हैं, चुरूप, शकटक और डुनपुर, इन तीनों गांवों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। परंतु दुर्भाग्य ही कहूंगा कि उसके बाद बहुत ज्यादा इस मामले में नहीं हुआ। परंतु आज फिर से वर्तमान सरकार के मुखिया के आने के पश्चात आज जो हिमाचल दिवस था वो काजा में मनाया, और उन्होंने वहां पे घोषणा की कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोग रंगरीक में एक हवाई अड्डे का निर्माण करेंगे। देखिए आज शायद उसके पश्चात वो मिलने भी गए, राजनाथ सिंह जी से मिलने गए, 2 बहुत महत्वपूर्ण पुवारी और रंगरीक वाला मामला उन्होंने उठाया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक उच्च स्तरीय कमेटी को हिमाचल प्रदेश में भेजने का निर्णय लिया। परंतु मेरे लिए अगर राजनीतिक विश्लेषक के नाते इन सारे मामले को देखूं तो 3 मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि सामरिक दृष्टि से हम सब लोगों ने चर्चा की है। दूसरा, नागरिक दृष्टि से, नागरिकों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, वहां के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्यटन की दृष्टि से। अगर हम पर्यटन की दृष्टि से, सबसे पहले जो रणनीतिक दृष्टि थी वो आपके ध्यान में ये है कि ये 80 किलोमीटर की सीमा लाहौल स्पीति की 160 किलोमीटर 140 किलोमीटर की ये किन्नौर के साथ लगती है। और किन्नौर और लाहौल स्पीति एक ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर वाले हिस्से हैं, तो वहां अगर एयरपोर्ट का निर्माण होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 40 के करीब हमारे गांव है जो बॉर्डर्स लाइंस के ऊपर रहते हैं, जिनका विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के आश्वासन देने के बाद भी वहां का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया है, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। परंतु मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है, पर्यटन की दृष्टि से बिल्कुल हिमाचल जैसी परिस्थितियां लेह लद्दाख में भी हैं, जो काजा की परिस्थितियां बिल्कुल सेम परिस्थितियों के साथ वहां पर काजा में, लेह में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा है, कुशोक हवाई अड्डा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पे हर साल लगभग 7.5 लाख लोग उस एयरपोर्ट के माध्यम से उतरते हैं। लगभग 2500 से 3000 के करीब लोग जो है वो रोजाना वहां सफर करते हैं, सिर्फ एक एयरपोर्ट के बनने से। एक एयरपोर्ट के बनने से वहां के पर्यटन में कितना बड़ा उछाल आया है। और इसको हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। 1974 में जब पहली बार
लेह लद्दाख को पर्यटकों के लिए खोला गया था, तो 500 स्थायी पर्यटक आए थे, जिसमें 500 विदेशी थे और स्थायी पर्यटक जो थे वो भारतीय थे। मतलब छोटे से स्थायी साल आप वो रख लीजिए, 46 ईयर, एक छोटा सा समय अवधि में आज वहां पर्यटकों की संख्या 7.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और वही सेम भौगोलिक परिस्थितियां, हम छोटा लेह लद्दाख भी काजा को कह सकते हैं, स्पीति को कह सकते हैं, वही परिस्थितियां जो हैं वो काजा यानी स्पीति में भी है। तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। तो मुझे लगता है ये बहुत दूरदर्शी स्टेप है जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने प्रयत्नों से एक हाई उच्च स्तरीय कमेटी को यहाँ पर पहुंचा दिया है। अगर यहाँ पे हवाई अड्डा बनता है, क्योंकि हवाई अड्डा बनने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको एक तो बहुत सारी जमीन चाहिए, लगभग आपको 4 से 5 हजार बीघा जमीन चाहिए होती है। और उसके पश्चात यहाँ की सबसे अच्छी चीज है कि जिस जगह पे हवाई अड्डा बनना है उसमें अधिकतर जो जमीन है वो सरकारी क्षेत्र में है और आबादी ना के बराबर है। बड़े हद तक मान के चले तो 3 या 4 मतलब यही मान के चले 30-40 से घरों से ज्यादा से किसी को नुकसान नहीं होगा। और समतल क्षेत्र है और अधिकतर सरकारी जमीन होने के साथ साथ जो है यहाँ पर जो हवाई अड्डे बनाने के ऊपर जो है खर्च भी बहुत कम होगा। और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप ये मान के चलिए जो लेह का हवाई अड्डा है वो सिर्फ 3000 मीटर की हाइट के ऊपर है, 3200 मीटर की हाइट के ऊपर है। उसके कंपैरिजन में ये हवाई अड्डा जो है ये 4200 से 4400 मीटर की हाइट के ऊपर बनेगा। आप रणनीतिक दृष्टि से सिर्फ सोचिए कि भारत को कितनी बड़ी आपको जिसको कहते हैं कि एक मजबूत स्थिति में भारत जो है पहुंच जाएगा इस हवाई अड्डे बनने के पश्चात। और परंतु हमने लंबे समय तक जो है हमने इस तरफ को ध्यान ही नहीं दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ लाहौल स्पीति जो है, मैं तो 8 वर्षों तक वहां का प्रभारी रहा हूँ। मैंने अपना बहुत लंबा समय जो बीजेपी में रहते हुए लाहौल स्पीति का प्रभारी रहते हुए कहा, तो बहुत सारी जगहों को मैं विजिट किया हूँ, वहां जाके मैंने उन जगहों पर देखा हुआ है। इस हवाई अड्डे के बनने से सिर्फ स्पीति के लोगों को फायदा नहीं होगा, सिर्फ स्पीति के लोगों को फायदा नहीं होगा। इस हवाई अड्डे बनने से लाहौल के लोगों को भी फायदा होगा और साथ में किन्नौर के लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसा जी जौहर ने पहले कहा कि नागरिकों को इस हवाई अड्डे के बनने से निश्चित रूप से बहुत बहुत और बहुत ज्यादा ही लाभ मिलने वाला है। और मैं सारे की सारी चर्चा में आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारिता का जो एक समय होता है उसमें एक कभी ना कभी व्यक्ति कुछ ऐसे काम कर जाता है जो समाज के लिए, जो प्रदेश के लिए, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आपका इस विषय को बार बार उठाना और इस विषय को यहां तक पहुंचाना, निश्चित रूप से डॉक्टर राजीव पथरिया जी इस बात के लिए बहुत बधाई है। आप आपसी बातचीत में भी हमेशा इसी बात को कहते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को अगर बहुत आगे लेकर जाना है तो हमें हवाई अड्डों की तरफ को बढ़ना पड़ेगा। और रंगरीक में हवाई अड्डे की बात जो है बहुत लंबे समय से आप उठाते रहे हैं और आज इस स्थिति के अगर ऊपर पहुंचे हैं तो इसका श्रेय आपको भी जाता है। जी, दूसरी बात ये है प्रवीण जी कि ये मैंने देखा है कि लोकसभा चुनाव आते हैं तब भी रंगरीक मुद्दा बनना शुरू हो चुका हुआ है। वहां का जब लाहौल स्पीति का लोकल चुनाव होता है इसका विधानसभा का, तब भी ये मुद्दा बनता है। लेकिन जो प्रयासों में गंभीरता है वो नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि 1990 में रक्षा मंत्रालय सहमत हो जाता है कि नहीं, बिथल में हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण हम नहीं बना पा रहे हैं रामपुर के पास, तो अब हमें वहां बनाना है रंगरीक में। लेकिन कुछ नहीं हो पाता। बीच में फिर बात उठती है 2020 में, फिर एक टीम आके सर्वे करके चली जाती है और टीम कहीं ना कहीं प्रारंभिक रिपोर्ट दे देती है कि ये समतल क्षेत्र है और ये डिफेंस की दृष्टि से और साथ में वहां की घाटी के पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, इसका सिविल यूज भी हो सकता है। अब सरकार बदलती है हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फिर पैरवी करते हैं, तो अब दोबारा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी खुद गंभीर होते हैं और टीम आती है। अगर इन प्रयासों को हम 90 के दशक से नियमित किया जाता, तो नियमित रूप से उठाया जाता, तो ना ही बॉर्डर की आबादी निकलती और बॉर्डर में बस जाता बॉर्डर। जैसे लेह लद्दाख का आप देखो कि वहां पे लोग बसे हैं, पर्यटन के कारण लोग वहां पे टिके हुए हैं और पर्यटन खूब चलता है। और परिस्थितियां वैसी ही हमारी स्पीति और किन्नौर वैली की भी हैं। जी प्रवीण जी। खाली स्पीति और किन्नौर वैली की नहीं, अगर आप देखा जाए पांगी से लेकर लाहौल, स्पीति और किन्नौर,
जी मैं प्रभारी रहा हूँ, हम लोगों ने वायदा किया था कि हम लोग यहाँ की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर करेंगे। और कई जगहों पे तो वहाँ पे जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने जाना शुरू किया था तो बहुत सारी जगहों पे सिग्नल नहीं हुआ करते थे। हम लोगों को वायदे करते थे कि हम एयरटेल का या बीएसएनएल के टावर्स लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। परंतु सच्चाई यही है कि 9 सालों के बाद भी, और देखिए कांग्रेस से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, नहीं हमने की कभी कांग्रेस से उम्मीद, क्योंकि उनका काम था। परंतु भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से काम करेगी, खासकर जब सामने चीन का खतरा हो। जी वो चीन का बॉर्डर जी नहीं है, वो तो बॉर्डर बेसिकली हमारा तिब्बत के साथ बॉर्डर था। जी वो चीन के साथ बॉर्डर नहीं था, परंतु चीन ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चीन दूसरी तरफ को था। हमें हमेशा जी एक डर लगा रहता है कि चीन बहुत नजदीक है। और बड़ी हैरानी की जी बात है, जो सेक्टर जो है वहां पे जो 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, वहां पे चीन ने अपने हवाई अड्डे का निर्माण कर लिया हुआ है। इन जी परिस्थितियों में मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है बहुत तेजी से काम करेगी, परंतु कहीं ना कहीं निराशा मेरे में है कि जितनी तेजी से काम होना चाहिए था उतनी तेजी से काम नहीं हुआ है। और पिछले 5 वर्ष की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो सुनहरा मौका था। इस मौके को अगर वो भुना लेते, जी देखिए हो देखिए सकता है किसी को बुरा लगे, परंतु सच्चाई यही जी थी। जी जी केंद्र में बिल्कुल पार्टी की सरकार जी थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर वो चाहते तो निश्चित रूप से जो थे वो इस मामले को उठा सकते। और मैं बहुत बड़ा फेलियर जो था वो डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय जी का भी मानता हूं, क्योंकि उन्होंने जी बार बार लोगों को आश्वासन दिया था, लोगों को कहा था कि मैं ये करूंगा। अगर वो नहीं कर पाए तो उनका भी बहुत बड़ा फेलियर है। और अगर वर्तमान में सब चीजें करने के बाद भी वर्तमान सरकार नहीं कुछ कर पाती है, तो हम ये मानकर चले कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को ये लोग अपने ही भरोसे छोड़ देना चाहते हैं। जी बहुत जी शानदार जवाहर लोग, जी देश के जी प्रति समर्पित लोग हैं, देश उनके लिए, उनकी बिल्कुल भावनाओं बॉर्डर 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 पे बिना संसाधनों के गुजर बसर कर रहे हैं ये लोग। जी जवाहर जी देखिए, एक बीच में विवाद भी आया था, जब आपको याद होगा रवि ठाकुर जी शायद विधायक थे वहां से कांग्रेस पार्टी के, तो उस समय भी ये बात उठी कि रंगरीक में हवाई पट्टी की जाए, क्योंकि केंद्र में वो आपके एसटी आयोग के उपाध्यक्ष भी थे नेशनल स्तर पे। तो लेकिन वहां पे उस समय मुझे याद है कि भाजपा की तरफ से एक लोगों का विरोध करवा दिया गया कि जो भी 30 घरों की जो बात कर रहे हैं, तो अगर उस समय मेरे को लगता है ये ठंडे बस्ते में पड़ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज शायद वहां पे निर्माण कार्य हो रहा होता। जी जवाहर जी। डॉक्टर साहब, इस प्रश्न का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं 2-3 बिंदु इस महत्वपूर्ण चर्चा में जरूर अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं, चाहे वो जी सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे चर्चा में दोनों मेरे पर्यटन। सहयोगियों ने जोड़ा था, चाहे इस प्रदेश जी की आर्थिकी के विषय को लेकर देखें। सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है कि अगर लद्दाख जैसे, हिमाचल की दृष्टि से नहीं, लद्दाख जैसी जो चाइना से बिल्कुल लगे हुए क्षेत्र में, और जहां बिल्कुल अभी प्रत्यक्ष में हमको देखने को मिल रहा है कि वो घुसपैठ कर रहा है, एक जी वहां के हमारे लोकल लोगों के हिसाब से मानो या डिफेंस के हिसाब से भी, सर्वे के हिसाब से एक बात सामने आई मोटा मोटी, कि अगर जम्मू कश्मीर से, चाहे वो एयर लिफ्टिंग की बात हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की बात हो, अगर वो कारगिल की पहाड़ियों को उस परिदृश्य में देखा जाए, अगर वो कनेक्टिविटी अगर बंद हो जाती है तो हमारा चाहे चंडीगढ़ से हो चाहे दिल्ली से हो, तो अगर रांगरीक में हमारी हवाई पट्टी बनती है, तो अगर हमारे लद्दाख जी से भी और हवाई कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, तो यहाँ से कुछ ही समय में यहाँ हमारे एयर स्टे बन करके यहाँ से हमें अच्छी एक जो लद्दाख की सुरक्षा को भी हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये रांगरीक हवाई जी जी पट्टी सहायक सहायक सिद्ध हो सकता है ये सहायक एयर स्ट्रिप लद्दाख के लिए भी सहायक सिद्ध हो सकती है। जो बॉर्डर कनेक्टिविटी से, बॉर्डर लाइन से जुड़ती है, वो बंद भी हो जाती है, तो रंगरीक वाली जो पट्टी है हमारी बिल्कुल आंतरिक जो हमारी सुरक्षा में एक पट्टी रहती है, तो यहाँ से हम अपनी एयर लिफ्टिंग वहाँ लद्दाख के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा एक विषय जो आर्थिक वाला विषय बिंदु आया, अगर मैं एक संगठन में रहा हूँ लंबा समय, हिमाचल का भ्रमण किया है, एक आज से 10 साल पहले तक मनाली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता था। अगर आप जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत भ्रमण किया होगा, अगर कीर्तपुर से कोई भी गाड़ी अगर मुड़ती है तो उनका डेस्टिनेशन मनाली हुआ करता था।
उसके कारण जी। जितनी भी, चाहे बिलासपुर हो, मंडी हो, चाहे अपना कुल्लू तक जितने भी ढाबे या होटल है, तो उनका जो जितना डिपेंडेंट होते थे वो मनाली पर होते थे। उसी तरह अगर जैसे बनियन जी ने विषय जोड़ा, अगर जो बहुत बड़ा खूबसूरत हमारा क्षेत्र मनाली, ये आपका स्पीति है, अगर इसको डेवलप किया जाता है एयर कनेक्टिविटी से और रोड कनेक्टिविटी से, तो जितने भी जो टूरिस्ट आएंगे, तो उनके साथ साथ केवल लाहौल स्पीति का नहीं, पूरे हिमाचल का जो आर्थिक रूप में उत्थान होगा, और जितने भी रोड साइड या जितने भी वहां तक क्षेत्र आते हैं उनका भी उत्थान होगा। दूसरा, मुझे आपने जो प्रश्न पूछा डॉक्टर साहब, उसमें मुझे ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध किया होगा। मैंने कहा कि 1990 से इस विषय में कुछ सामाजिक संगठनों ने उठाना शुरू किया, कुछ आप जैसे विद्वानों ने इसको उठाना शुरू किया। उसके बाद मैंने कहा कि रामस्वरूप जी जब हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व किया, दुर्भाग्य से मैं इस राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कभी भी कांग्रेस के लंबा समय इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। रामस्वरूप जी ने 2-3 बार, अगर आप मेंबर ये क्या नाम पार्लियामेंट की कार्रवाई देखेंगे, तो उन्होंने 2-3 बार, बिल्कुल पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया। उसके बाद जाके हमारे जो बॉर्डर जो क्षेत्रों में टावर लगने शुरू हुए, एसकेटी रोड का निर्माण हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दे पर कभी 19 रही होगी, ये तो कोई मान नहीं सकता है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी ने समझौता नहीं किया, ना आगे करेगी। दुर्भाग्य से, जो प्रमीर जी ने भी इंगित किया, कुछ नेतृत्व यहाँ से रहे, चाहे क्षेत्र से हो, चाहे हमारे संसदीय क्षेत्र से हो, जितना प्राथमिकता से इस विषय को उठाना चाहिए था, जितना महत्वपूर्ण ये इशू है, वो दुर्भाग्य से नहीं उठा। लेकिन हम इस विषय पर बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे विद्वानों और पत्रकारों के सहयोग से भी इस विषय को आगे उठाएंगे। अभी भी जो मैं साधुवाद देता हूँ अपने वर्तमान मुख्यमंत्री जी को भी, उन्होंने हमारी जो लड़ाई थी उसको आगे बढ़ाया, और राजनाथ सिंह जी ने इसको प्राथमिकता समझते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है। हम अपने स्तर पे भी इस कमेटी को जल्द से जल्द स्पीति का दौरा करने के लिए आग्रह करेंगे। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी, ये माननीय जयराम जी ने भी इस मुद्दे को, जब एक विवाद यहाँ गलवान घाटी का हुआ था, मुझे याद है कि उन्होंने भी इस विषय को उठाया था। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बहुत जिम्मेवार है, और काम कर रही है और आगे भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर बहुत गंभीर है और आगे भी गंभीरता से उठाती रहेगी। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि रंगरीक हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं ये पर्यटन के द्वार भी खोलेगा, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर का एरिया है बहुत ज्यादा लगता है, 260 किलोमीटर के करीब ये लगता है, लेकिन आज तक वहां पे कुछ नहीं हो पाया। 1990 से बातें हो रही हैं। अब एक कमेटी आ रही है जो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगी। केंद्र से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उस कमेटी को भेज रहे हैं, और ये अगर हवाई अड्डा बन जाता है तो ये कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया की, लद्दाख की भी मदद करेगा, वहीं पे हमारे हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया की भी मदद करेगा, और जनजातीय क्षेत्र में से जो लोगों का वहां से विस्थापन चल रहा है, क्योंकि वहां संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि पर्यटन की अपार संभावनाएं हमारे किन्नौर में, स्पीति में, लाहौल में, पांगी में शुरू हो जाएंगी, और जो लोग हैं वहां से बने रहेंगे, वहां से उठेंगे नहीं, किसी और जगह पे जाके बसेंगे नहीं, और ये समतल भूमि है, किसी तरह का विस्थापन इससे नहीं होगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और आप सबने इस चर्चा में भाग लिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।